अच्छा जी, स्टीनोसिस का मतलब होता है तंग हो जाना। तो मिट्रल का मतलब क्या हुआ कि मिट्रल वाल्व का तंग हो जाना, नैरो हो जाना। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक तरह की मिट्रल स्टीनोसिस कहेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि यार ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है। आपका जो मिट्रल वाल्व वो पाया कहाँ जाता है, तो आप लोगों को पता है कि वो लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो मिट्रल वाल्व होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, आपके एक तरह का लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि जो मिट्रल वाल्व वो लेफ्ट साइड पर है, मतलब के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। ठीक है। अब आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाल्व आपका तंग हो जाता है जरूरत से ज्यादा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा तंग हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड होगा, आपके एट्रियम से जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल के अंदर सही आएगा या नहीं आएगा, उतना जितना पहले आ रहा था उतना आएगा या थोड़ा सा कम आएगा। अगर ये स्टीनोसिस हो जाती है तो ये उतना आएगा या थोड़ा सा कम होगा। तो सिंपल सी बात है, आपके एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड थोड़ा सा कम आ जाएगा। ठीक है। जब आपके एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड थोड़ा आएगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका एट्रियम के अंदर ही ब्लड इकट्ठा होता जाएगा। और जब आपकी एट्रियम के अंदर ब्लड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो आपका एट्रियम तो जोर लगाएगा, ये तो कहेगा कि भाई तुम्हारी मेहरबानी, आगे जाओ, आगे जनाब ब्लड चाहिए। ठीक है। तो एट्रिया क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से, कि नहीं करेगा? सिंपल सी बात है भाई, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कहेगा कि यार मैंने ब्लड को आगे फेंकना है, वेंटिकल को देना है, फिर वेंटिकल से योटा के अंदर जाएगा और योटा मेरी पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। और आगे से अगर रास्ता बंद है तो एट्रिया रोएगा, वो कहेगा कि भाई मुझे फेंकने दो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट होने दो। एट्रिया ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रिया क्या करेगा, एक तरह का ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके नतीजे में क्या होगा, आगे से रास्ता बंद है। जब आगे से रास्ता बंद है तो वॉल्यूम तो उतना ही जाएगा जितनी की इसकी जरूरत है, जितना से वो उससे गुजर सकता है। तो ये जो बाकी का ब्लड जब जैसे यहाँ पर इकट्ठा हो गया लेफ्ट एटीएम के अंदर, अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये जो इतना ब्लड इकट्ठा हो गया, ये ब्लड फिर कहाँ जाएगा? आगे से तो रास्ता बंद है, तो कहाँ जाएगा ये भाईजान? पीछे की तरफ जाएगा। तो पीछे रास्ता वाला क्या चीज है? पीछे आपकी पल्मोनरी वेन साहब जो आपका इंतजार कर रही है। तो ये कहाँ गया, आपकी पल्मोनरी वेन के अंदर गया। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी वेन से फिर ब्लड आपके लंग्स शरीफ की तरफ आया। जब आपके लंग्स की तरफ आया ब्लड, तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि जनाब आप लोगों की एक तरह के पल्मोनरी सिम्टम्स नजर आएंगे। पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी, डिस्निया हो जाएगा, ऑर्थोपनिया हो जाएगा, पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया हो जाएगा। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे जो कि हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर हम देख रहे थे। समझ आ रही है? तो आपने कहना है कि लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा, एक तरह का इश्यू हो जाएगा। और जब ये लेफ्ट साइड का इश्यू की, लेफ्ट एट्रियम की इश्यू की वजह से जो ब्लड होगा वो पीछे की तरफ जाएगा। जब आपका ब्लड पीछे की तरफ जाएगा तो हम क्या देखते हैं, ये एक तरह का, ये सारी चीजें देखते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि ये किस डिजीज में हम देख सकते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस जो होती है, ये हम किस डिजीज में देख सकते हैं मेनली? अगर आपसे कोई बंदा पूछता है, शाबाश। अगर आप मिट्रल स्टेनोसिस देखते हैं तो ये किस में होता है? आपने कहना है ये क्रोनिक रूमेटिक फीवर में देखते हैं। वेरी गुड, शाबाश, गुड। आपने क्या इसमें बताना है, ये क्रोनिक रूमेटिक फीवर में आप देखते होते, तो आपने जो आंसर आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि क्रोनिक रूमेटिक फीवर। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि हाँ यार, ये जो हम देखते हैं ये क्रोनिक रूमेटिक फीवर के अंदर होती है मिट्रल स्टेनोसिस। अब मुझे आप लोगों ने एक और बात बतानी है, आप लोगों को एक बात अपने माइंड में रखनी है। वो कौन सी? अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कोई पूछता है ना कि हाँ जी सर जी, मतलब कि एज कोई एग्जामिनर पूछता है आपसे कि हाँ जी जनाब, आप पल्मोनरी सिम्टम्स ज्यादा मिट्रल रिगर्जिटेशन में देखते हो या पल्मो मिट्रल स्टीनोसिस में देखते हो, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? थोड़ा सा सोच के बताएं। आपको जो पल्मोनरी सिम्टम्स आप देखते हो वो ज्यादा आपके मिट्रल स्टीनोसिस के अंदर देख सकते हो या मिट्रल रिगर्जिटेशन में देखते हो, तो आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए? थोड़ा सा सोच के बताएं। जो पल्मोनरी सिम्टम्स है वो ज्यादा आप किस में देख सकते हो, मिट्रल रिगर्जिटेशन में या आपके मिट्रल स्टीनोसिस में? तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि मोस्टली हम जो देखते हैं वो मिट्रल स्टीनोसिस में देखते हैं। क्यों? मिट्रल स्टीनोसिस के अंदर तो रास्ता बंद है और ब्लड तो सारा का सारा इधर आना है। ठीक है। लेकिन अगर पहले थोड़ा सा गौर करना है, मतलब कि ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है। अगर रास्ता इधर ही बंद है, अगर रास्ता इधर ही बंद है तो ब्लड तो सारा इधर से गुजर कर ही वेंट्रिकल के अंदर आएगा ना। अगर पहले ही तो रास्ता बंद है तो फिर तो ब्लड पीछे की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर देखें कि ये ब्लड आपके इधर से सही गुजरा और आपका वेंट्रिकल के अंदर इधर आ गया, मतलब कि जो ब्लड इधर गुजरा इधर वही आया ना, कोई ज्यादा तो नहीं आ गया। इधर से गुजर कर इधर आता ना ब्लड, इधर अब आ गया। तो यहाँ पर रिगर्जिटेशन के अंदर क्या होता है, रिगर्जिटेशन के अंदर इस वजह से कम सिम्टम्स होते हैं, उसकी रीजन ये होती है क्योंकि आपका जो ब्लड है वो बाहर भी तो निकलता है वेंट्रिकल से। समझ आ रही है? कुछ ब्लड माना कि आगे चला जाता है, लेकिन इधर वाला जो ब्लड होता है वो कुछ गुजरता है।
यहाँ से ये होता है कि आपका ब्लड बाहर निकलता है, समझ आई कि नहीं आई? मिट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर आपने कहना है कि आगे जो होता है वो आगे से रास्ता वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आगे से बाहर ब्लड जा रहा है, लेकिन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कुछ ब्लड आपके वेंट्रिकल के अंदर आता है तो ज्यादा ब्लड आपके पीछे की तरफ ही जाता है, ठीक है। तो आपने कहना हाईली सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी कंजेशन हो गया, पल्मोनरी एडीमा हो गया, उसके बाद पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया हो गया और थोपनिया हो गया, वो हम मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर देखते हैं। किसके अंदर देखते हैं? आपका मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर देखते हैं। अब मैं आप लोगों से एक और बात पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 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 आप लोगों को यहाँ पर ब्लड बहुत ज्यादा हो जाए, यहाँ पर ब्लड बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या आपका वेंट्रिकल सही तरह प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा? क्या आपका वेंट्रिकल सही तरह प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा? शाबाश बताइएगा जी। नहीं, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इस तरह मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस मोबाइल को मैं इस तरह दबा रहा हूँ, ठीक हो गया, इस तरह मैं दबा रहा हूँ। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं करूं कि अगर मैं कहूं कि हाँ जी जनाब ये मोबाइल को मैं इस तरह पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं इस तरह सही तरह दबा सकता हूँ या इस तरह सही तरह दबा सकता हूँ? सिंपल सी बात है कि जब उसके अंदर वॉल्यूम कम होगा, नॉर्मल होगा, मैं तब दबा सकता हूँ। मतलब कि जब मेरा हाथ किसी चीज को प्रॉपरली सही तरह पकड़ सकेगा, मैं तब दबा सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इस तरह इसको मैं दबा रहा हूँ, तो एट्रियम के अंदर जो ब्लड नॉर्मल अमाउंट में होता है वो तो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जब उस अमाउंट से बढ़ जाएगा ब्लड तो आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट होने ही नहीं देगा। वो क्या करेगा? एक तरह का कॉन्ट्रैक्टर होने ही नहीं देगा। इसमें रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी बातें रोजमर्रा के साथ अगर आप रिलेट करते हो तो आपके माइंड में ये इजीली आती हैं, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि आपका एट्रिया जो होगा वो सही तरह कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, और जब फिर आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी एक डिजीज होती है उसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या कहते होते हैं? आपका एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पर ब्लड ज्यादा देर रुका रहे तो वहां पर थ्रम्बस बन सकता है कि नहीं बन सकता? थोड़ा सा सोचें। अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पर ब्लड ज्यादा देर तक रुका रहे तो वहां पर थ्रम्बस बन सकता है कि नहीं बन सकता? भाई सिंपल सी बात है, बन सकता है। तो यहाँ पर जो थ्रम्बस होगा उसको हम कहते हैं म्यूरल थ्रम्बस। क्या कहते हैं? आपका म्यूरल थ्रम्बस। तो ये सारी बातें आपने मिट्रल स्टेनोसिस के बारे में याद रखनी है, और इसके अंदर हम मरमर कौन सा सुनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखें इसके अंदर जो हम मरमर सुनते हैं वो सुनते हैं मिड डायस्टोलिक मरमर, ठीक हो गया। मिड डायस्टोलिक रंबल या मिड डायस्टोलिक मरमर आप सुनते होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कोई अबनॉर्मल साउंड तो पैदा होगी, तो जो आप अबनॉर्मल साउंड पैदा होगी उसको हम कहते हैं मिड डायस्टोलिक मरमर। तो ये था मिट्रल रिगर्जिटेशन और ये था मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस के बारे में एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि चीजें क्या होती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में आपके एक वाल्व होता है, उस वाल्व को हम कहते हैं मिट्रल वाल्व। अगर वो जरूरत से ज्यादा तंग हो जाता है तो हम उसको कहते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। जब ये मिट्रल स्टेनोसिस होती है तो आपके एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं आता। जब आपके एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं आता तो एट्रियम के अंदर ब्लड ज्यादा हो जाता है। जब आपके एट्रियम के अंदर ब्लड ज्यादा हो जाता है तो फिर ये ब्लड आपकी पल्मोनरी वेन के अंदर जाता है। जैसे ये ब्लड आपकी पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो ब्लड होगा वो जनाब आपके लंग्स के अंदर गया, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, पल्मोनरी कंजेशन हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स हम देखते हैं। उसकी वजह से एटीएम के अंदर जैसे ये ब्लड होगा तो एटीएस इस तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। जब आपका एटीएस इस तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी। जब आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है तो वहां पर ब्लड क्या होता है, वो एक तरह का रुके रहता है। जब आपका ब्लड वहां पर रुके रहता है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, थ्रम्बस हो सकता है। और इस वजह से जो थ्रम्बस होता है हम उसको कहते हैं म्यूरल थ्रम्बस। और स्टीनोसिस की वजह से आपके एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड जाता है तो इसकी वजह से हम एक अबनॉर्मल साउंड सुनते हैं। वाइट अबनॉर्मल साउंड जो होते हैं वो हमें सुनाई देती है, जिसको हम कहते हैं मिड डायस्टोलिक मरमर। तो हम कहेंगे मिड डायस्टोलिक मरमर, उसके साथ हम कहेंगे कि हाँ जी जनाब आप लोगों का क्या होगा, साथ आपने कहना है कि पल्मोनरी सिम्टम्स होंगे। तो ये था सारे का सारा आपका कौन सा टॉपिक, मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन और मिट्रल स्टीनोसिस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करने लगे एंडोकार्डाइटिस। शाबाश।